आज से हम लोग मध्यकालीन भारत यानी मेडिवल हिस्ट्री की शुरुआत करते हैं। मेडिवल हिस्ट्री के अंतर्गत यानी मध्यकालीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत दो चीज़ें देखी जाती है। सबसे पहले दिल्ली सल्तनत की बात की जाती है, ठीक है, यानी दिल्ली सल्तनत की बात की जाती है। सल्तनत, दिल्ली सल्तनत की बात की जाती है। और दूसरी चीज़ जो है वो है मुगल साम्राज्य की बात की जाती है, ठीक है, यानी मुगलों की बात की जाती है। मुगलों की बात की जाती है, ठीक है। तो ये दो चीज़ें होती हैं जिसमें इसकी बात की जाती है। मोहम्मद गौरी जो था उसका मृत्यु जो होता है 1206 ईस्वी में हो जाता है। 1206 ईस्वी में हो जाता है और 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक, 1526 ईस्वी तक जो था दिल्ली सल्तनत काल माना जाता है। जबकि मुगल साम्राज्य का विस्तार जो है ये 1527 ईस्वी से लेके 1527 ईस्वी से लेके 1707 ईस्वी तक माना जाता है। और 1707 के बाद में क्या होता है कि भारत पर अंग्रेजों के अधिकार शुरू होने लगते हैं, ठीक है। तो ये दो टाइम पीरियड होते हैं। इन दो टाइम पीरियड के अंतर्गत मध्यकालीन भारत को देखा जाता है। तो सबसे पहले मध्यकालीन भारत को दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत देखने का प्रयास करते हैं। तो इस समय क्या था कि मध्यकाल जो था, सॉरी, मध्यकाल में क्या था, मध्यकाल में यानी जो मध्यकाल था, ठीक है, यानी मध्यकाल का जो टाइम पीरियड था, इस समय क्या हो रहा था, जो मिडिल ईस्ट था, यानी मिडिल ईस्ट, मिडिल ईस्ट एशिया जो था, ठीक है, मिडिल ईस्ट एशिया में क्या हो रहा था, जो राजनीतिक सत्ता का परिवर्तन हो रहा था। यहाँ पे जो तुर्क थे, ठीक है, मिडिल ईस्ट में क्या थे, तुर्क थे, यानी तुर्की जो था, क्या था, तुर्की था, यानी टर्की जो थी, ठीक है, टर्की थे। या फिर यहाँ पे जो टर्किश एम्पायर था, यानी तुर्की साम्राज्य था, ठीक है, टर्किश एम्पायर जो था, टर्किश एम्पायर के विस्तार होने लगा था, ठीक है। तो इसका विस्तार होने लगा था जिसके कारण से क्या हो रहा था, वहाँ पे राजनीतिक, धार्मिक और प्रशासनिक तरीके से वहाँ पे परिवर्तन देखा जा रहा था। तो जो तुर्की था, ठीक है, यानी तुर्की में क्या था, जो एक पद निकल के आता था सामने, वह था खलीफा का पद। तुर्की में क्या निकल के आता था, खलीफा का पद निकल के आता था। खलीफा, एक खलीफा कौन होता था, खलीफा अपने आप में जो होता था, ये कौन होता था, वहाँ का जो राजनीतिक प्रशासन, जो राजनीतिक प्रमुख होता था, राजनीतिक प्रमुख होता था, या वहाँ का धार्मिक प्रमुख भी होता था, धार्मिक प्रमुख व्यक्त होता था, धार्मिक प्रमुख व्यक्त होता था, ठीक है, प्रमुख रूप से होता था, ठीक है। तो अगर बात की जाए कि धार्मिक और राजनीतिक रूप में इसकी बात की जाती है खलीफा की, तो इसको अगर समझने की कोशिश करें तो क्या समझ सकते हैं कि अगर इसको दो चीज़ों में देखा जाए, तो राजनीतिक रूप में, ठीक है, यानी पॉलिटिकल पावर जो था इसके पास, पॉलिटिकल पावर जो था इसके पास, ठीक है, पावर जो था, यानी इसकी राजनीतिक जो शक्तियाँ थी, यानी कौन सी, राजनीतिक, राजनीतिक शक्तियाँ, राजनीतिक शक्तियाँ थी। और दूसरी तरफ क्या थी, तो उसकी धार्मिक शक्तियाँ थी। तो धार्मिक शक्तियाँ थी या धार्मिक रूप से वह प्रधान होता था, धार्मिक रूप से वह प्रधान होता था। तो इसके पास दो शक्तियाँ थी, एक राजनीतिक प्रमुख के रूप में और दूसरा धार्मिक प्रधान होता था। तो अगर इस रूप में देखा जाए तो सबसे पहले अगर बात की जाए कि धार्मिक प्रधान की, तो धार्मिक प्रधान में उसका कार्य क्या होता था कि जो इस्लाम धर्म होता था, किसका, इस्लाम धर्म, इस्लाम धर्म का क्या करना था, प्रचार प्रसार करना था, धर्म का प्रचार प्रसार करना था। दूसरा क्या काम था, अपने धर्म का प्रचार करना था, यानी इस्लाम धर्म का प्रचार करना था या धार्मिकता का प्रचार करना था। कहाँ पे करना था, नवीन क्षेत्रों में प्रचार प्रसार करना था। यानी ये कहाँ पे करते थे, नवीन क्षेत्रों में। क्यों, क्योंकि क्या था कि जो मध्य पूर्व एशिया था वहाँ पे राजनीतिक सत्ता में परिवर्तन हो रहा था। तो इस कारण से नवीन क्षेत्रों में अपने धार्मिक जो विचार थे उनको फैलाना था। तो और साथ साथ में वहाँ पे क्या करना था, अपनी शासन, अपना जो शासन था उसको स्थापित करना, शासन को स्थापित करना था,
शासन को स्थापित करना था। तो ये चीज़ें हो रही थी। और इसके लिए उन्होंने क्या किया, सबसे पहले इसके लिए उन्होंने जिहाद शब्द का प्रयोग किया। जिहाद जिहाद शब्द का प्रयोग किया, या जिहाद शब्द का जो नारा था उसका प्रयोग किया। जिहाद जो था एक नारा था, इसको दिया। जिहाद का सीधा सा अगर शब्द देखा जाए, सीधा अर्थ इसका देखा जाए जिहाद का क्या होता है, तो इसका मतलब होता है कि जो उनका धर्म होता है उसके लिए वो खतरे में है, और उसके लिए लोगों को हथियार उठाना चाहिए। तो धार्मिक प्रमुख के रूप में आपने समझ लिया। अब राजनीतिक प्रमुख के बारे में देख लेते हैं, राजनीतिक शक्तियों के बारे में उसका समझने की कोशिश करते हैं। तो उसका क्या काम था, उसका काम था अपनी क्षेत्रीय विस्तार करना, क्षेत्रीय विस्तार करना, क्षेत्रीय विस्तार करना, या फिर अपने साम्राज्यवादी ठीक है, साम्राज्यवादी में जो महत्वाकांक्षा थी, यानी साम्राज्यवादी जो महत्वाकांक्षा थी, साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा को पूरा करना था, महत्वाकांक्षा को पूरा करना था, महत्वाकांक्षा को पूरा करना था। और इसके लिए वो क्या करते थे, तलवार के बल पे काम करते थे। किस पे, तलवार के बल पे, ठीक है, तलवार के बल पे। मतलब कोई अगर उनके बात को मान लेता है तो वो उनके धर्म को मान ले, ठीक है, धार्मिक शक्तियों को मान ले। दूसरा अगर धर्म को नहीं मानता तो तलवार के बल पे उस चीज़ को मनवाने की कोशिश करते थे। और इस तरह देखते देखते जो राजनीतिक शक्तियों के रूप में एक नवीन धर्म का उदय हो चुका था, ठीक है, इस्लाम का, और इसकी शक्तियाँ बढ़ने लगी थी। तो माना जाता है कि वो अपने सैनिक और तलवार के बल पे इसका अपने प्रचार प्रसार करते थे। और इसलिए वो क्या अपनी सेना को क्या बोलते थे, वो अपनी सेना को क्या बोलते थे, इस्लाम की सेना बोलते थे। इसको क्या बोलते थे, इस्लाम की सेना बोलते थे, इस्लाम की सेना, इस्लाम की सेना कहते थे। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। और इसके लिए उन्होंने क्या किया था, जिहाद शब्द का प्रयोग किया था। यानी इनकी जो सेना थी वो क्या करती थी, जिहाद शब्द का प्रयोग करती थी, या जिहाद शब्द का प्रयोग अपने नारे के रूप में करती थी। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान रखने योग्य है। अगर बात की जाए कि इस्लाम धर्म के प्रचार के लिए वो क्या करते थे, प्रत्यक्ष तरीके से क्या करते थे, जजिया कर लगाते थे। जजिया कर अगर पूछ ले मान लीजिए आपसे कि जजिया कर क्या होता है, क्या है जजिया कर, जजिया कर, तो ये क्या होता है कि ये एक प्रकार से इस्लाम सेना के द्वारा जो सेवाएं दी जाती थी गैर मुसलमानों को, किसके लिया जाता था, ये गैर मुसलमानों पे आरोपित किया जाता था, गैर मुसलमानों गैर मुसलमानों से वसूला जाता था। और क्यों, क्योंकि ये उनको सुरक्षा प्रदान करने के लिए कहा जाता था, यानी उनको सुरक्षा देने के लिए, किसको, गैर मुसलमानों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए कहा जाता था कि आप अगर जजिया कर देते हैं तो आप सुरक्षित रहेंगे, आपको इस्लाम की जो सेना है वो आपको हाथ नहीं लगाएगी। तो इस तरह से वो जजिया कर वसूलते थे। तो इतनी चीज़ें सब मतलब इतनी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो एक बार अगर इसका रिवीजन कर लेते हैं तो क्या है, सबसे पहले देखते हैं क्या था कि मिडिवल हिस्ट्री जो है, इसके अंतर्गत हम लोग दिल्ली सल्तनत की बात करते हैं और मुग़ल साम्राज्य की बात करते हैं, मुग़ल साम्राज्य की बात करते हैं। तो सबसे पहले क्या है, दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत 1206 से 1526 ईस्वी तक इसका काल माना जाता है। दिल्ली सल्तनत का विस्तार कहाँ करना, दिल्ली सल्तनत का जो समय पीरियड था, यानी टाइम पीरियड जो है, ये 1206 से 1526 तक है। और मुग़ल साम्राज्य का समयकाल जो है 1527 से 1707 ईस्वी तक माना जाता है। अगर बात करें कि मध्यकाल में क्या था, कि मिडिल ईस्ट एशिया जो था, यहाँ पे क्या था, टर्किश एम्पायर जो था इसका उदय हो रहा था। तो टर्किश एम्पायर का जब उदय हो रहा था तो वहाँ पे राजनीतिक सत्ता के रूप में या फिर राजनीतिक प्रमुख के रूप में जो खलीफा था, ये इसका योगदान महत्वपूर्ण हो गया था। तो जो खलीफा हो गया था, इसका राजनीतिक शक्ति के रूप में और धार्मिक प्रमुख के रूप में इसको जाना गया। अगर बात करते हैं कि धार्मिक प्रमुख के रूप में, अगर जो खलीफा था या धार्मिक प्रमुख के रूप में जाना माना जाए, तो धार्मिक प्रधान के रूप में क्या था, इसका काम क्या था कि ये जो था अपने इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना था। कहाँ पे, नवीन क्षेत्रों में प्रचार प्रसार करना था। इसके लिए क्या था, ये पूरब की ओर बढ़े, जैसे इंडिया जैसे देश की तरफ बढ़ना शुरू किए। और
इसके लिए इन्होंने क्या करते थे, शासन को स्थापित करने के लिए जिहाद शब्द जो था इसका प्रयोग अपने नारा के देने के रूप में करते थे। अगर बात की जाए जो खलीफा होता था उसकी पॉलिटिकल पावर जो थी क्या थी, यानी पॉलिटिकल पावर क्या थी, तो इसका काम क्या था, अपने क्षेत्रीय विस्तार करना यानी साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा को पूरा करना था। इसके लिए तलवार के बल पे काम करते थे। दूसरा, जिहाद जैसे शब्द का प्रयोग करते थे, और इसके लिए जो सेना थी इनकी उसको इस्लाम की सेना कहा। और इस्लाम की सेना का काम क्या था, जिहाद फैलाना था। और जिहाद के लिए, जिहाद से बचने के लिए ये गैर मुसलमानों से क्या करते थे, जजिया कर लिया करते थे। जजिया कर एक प्रकार से सुरक्षात्मक कर होता था, तो सुरक्षात्मक कर होता था। अब बात करते हैं कि जजिया कर से छूट किसको प्राप्त थी, इससे किसको छूट किसको प्राप्त थी, छूट किसको प्राप्त थी इससे, जो चिल्ड्रन होते थे, ठीक है, यानी बच्चे होते थे, जो चिल्ड्रन होते थे यानी बच्चे होते थे। दूसरा कौन होते थे, जो बूढ़े होते थे, जो बूढ़े व्यक्ति होते थे, बूढ़े व्यक्ति होते थे, जो असहाय होते थे, असहाय होते थे, या फिर जो औरतें होती थी उनको, औरत हो गई कोई, या कोई बीमार व्यक्ति हो गया, कोई बीमार व्यक्ति हो गया, या फिर जो ब्राह्मण होते थे, यानी ब्राह्मण होते थे, जो ब्राह्मण होते थे इनको जजिया कर से छूट प्राप्त थी। अब इसके बाद बात की, अब इसके आगे अगर बात की जाए तो जो अरब जो, इसके आगे बात की जाए कि अरब जो थे उनके सिंध विजय से पूर्व जो भारत की स्थिति थी तो उसके बारे में बात करते हैं। तो 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व जो था, यानी 8वीं शताब्दी में क्या था, 8th सेंचुरी में, 8th सेंचुरी के आते आते क्या हुआ था कि जो हर्षवर्धन का काल था, ठीक है, यानी हर्षवर्धन का जो काल था, यानी हर्ष के काल के बाद में क्या हुआ कि भारत का जो राजनीतिक एकीकरण था वो विभाजित हो चुका था। तो क्या हुआ था, जो काबुल यानी अफगानिस्तान का हिस्सा था, ये वाला हिस्सा था जो अफगानिस्तान वाला हिस्सा था, यहाँ पर किसका, जो ब्राह्मण, एक ब्राह्मण वंश जो था उसका शासन था, ठीक है, यानी ब्राह्मण, जो ब्राह्मण वंश का शासन था, और जिसे वहाँ पे काबुल कहा जाता था या जाबुल कहा जाता था, काबुल या फिर क्या कहा जाए, जाबुल कहा जाता था, उसे जाबुल कहा जाता था। अगर बात की जाए कि सिंध वाला क्षेत्र जो था, ठीक है, यानी ये सिंध वाला जो क्षेत्र था, ठीक है, ये इस क्षेत्र की बात की जाए कि सिंध वाला क्षेत्र जो है, तो यहाँ पे राय वंश का शासन था। किसका था, राय वंश का शासन था। राय वंश, राय वंश के जो शासक थे उसका शासक था। तो राय वंश का जो शासन था तो इसका वर्णन जो था, वैनसांग जब भारत आया था, वैनसांग जब भारत आया था, वैनसांग, वैनसांग जब भारत आया था हर्षवर्धन के काल में, तो उसने इसकी चर्चा की थी कि हर्ष ने क्या किया था, सिंध को विजय कर लिया था, यानी हर्ष ने क्या किया था, हर्ष, हर्षवर्धन ने क्या किया था, सिंध पे अपना अधिकार स्थापित कर लिया था, सिंध पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया था। और बाद में इसका क्या हुआ, सिंध की जब वो हर्ष की जब मृत्यु हो गई थी, तो राय वंश का जो शासन था, ठीक है, यानी राय वंश का जो शासक था, राय वंश का जो शासक था, इसने पुनः सिंध पे अपना अधिकार स्थापित कर लिया था, ठीक है, तो दोबारा से इसका अधिकार हो गया था 8वीं शताब्दी तक। इसके आगे अगर बात की जाए तो जो जम्मू एंड कश्मीर का क्षेत्र था, यानी ये वाला हिस्सा था जो था जम्मू एंड कश्मीर का हिस्सा था, तो यहाँ पे इसका अधिकार था, जो काकुट, काकरूट वंश जो था, काकरूट वंश का जो था शासक था, जो वंश का शासक था, इसका अधिकार था यहाँ पे, ठीक है। तो अगर इसकी बात की जाए तो इसके अंतर्गत कौन था, तो जो था ललितादित्य जो थे, कौन थे, ललितादित्य, ललिता, ललितादित्य जो थे, ललितादित्य मुक्तापीठ, मुक्तापीठ, इनका शासन था यहाँ पे, ठीक है।
इनका शासन था। इनका शासन कहाँ पर फैला हुआ था? ये इनका जो साम्राज्य था वो कहाँ तक था? पूर्वी बंगाल तक फैला हुआ था। अगर इसके आगे बात की जाए कन्नौज पे जो शासक था, ठीक है, यानी ये कन्नौज का जो हिस्सा था, कन्नौज पे कौन था? तो हर्ष के बाद में क्या था? यहाँ पे जो स्थानीय शासक था, एक कोई स्थानीय शासक था जो अर्जुन नाम से था, ठीक है, अर्जुन नाम से जो शासन था, यानी एक स्थानीय जो व्यक्ति था उसने अपना शासन स्थापित किया था। और इसने इसके बाद में क्या हुआ था? त्रिपक्षीय संघर्ष स्टार्ट हो गया था यहाँ कन्नौज को लेके। इसके आगे बात की जाए कि जो असम वाला क्षेत्र है, यानी ये जो असम का क्षेत्र था, इसको क्या बोलते थे? उसमें कामरूप बोलते थे। क्या बोलते थे? कामरूप बोलते थे। और कामरूप जो था, यहाँ पे जो शासक था यहाँ का, कौन था? भास्कर बर्मन था। भास्कर बर्मन था। भास्कर बर्मन क्या करता था कि इसने अपने आप को एक स्वतंत्र हर्ष, मतलब जब हर्ष की मृत्यु हो गई थी तो इसने क्या किया था? हर्ष की मृत्यु के बाद में, हर्ष की जब मृत्यु हो गई तो इसने अपने आप को स्वतंत्र राज्य घोषित कर लिया। ठीक है, हर्ष की मृत्यु के बाद में कामरूप ने अपना स्वतंत्र राज्य घोषित किया। वहीं बंगाल की बात की जाए तो बंगाल में किसका था? पाल वंश का शासन था। पाल वंश का शासक था। पाल वंश का शासन था। तो पाल वंश के अंतर्गत जो था गौड़ शासक थे। गौड़ के बाद में पाल वंश थे, ठीक है। तो पाल वंश के अंतर्गत गोपाल थे, इन्होंने इसकी स्थापना की थी। और धर्मपाल ने क्या किया था? कामरूप का क्या किया था? अपने अंदर समेट लिया था, यानी अपने आप में विलय कर लिया था। तो बाद में कामरूप क्या हुआ? बंगाल का हिस्सा बन गया था। अगर बात की जाए कि नेपाल में, तो इसमें जो नेपाल था, यानी ये हिस्सा जो था ऊपर का पहाड़ी क्षेत्र जो था, ये नेपाल का जो क्षेत्र था, यहाँ पे क्या था? ये वैश्य ठाकुर वंश का था। किसका था? वैश्य ठाकुर वंश था। वैश्य ठाकुर वंश था। वैश्य ठाकुर वंश था। अगर बात की जाए कि क्या हुआ कि जो ये कामरूप के शासक, जो कामरूप का शासक था, कामरूप का शासक था प्लस नेपाल का जो शासक था, इसने क्या किया था? इन दोनों ने जो चीन का चीन के शासक थे, चीन, चाइना, जो चाइना का शासक था, इसकी क्या किया था? मदद किया था इन दोनों ने। चाइना के शासक की मदद किया था किसके लिए? जो अर्जुन थे, अर्जुन को पकड़ने के लिए। अर्जुन को पकड़ने में इन दोनों ने क्या किया था? कामरूप के शासक और नेपाल के जो शासक थे, इन दोनों ने मदद किया था। इसके बाद में अगर बात की जाए तो क्या हुआ कि 1717 ईस्वी में जो अरबों ने सिंध पे विजय हासिल कर ली। यानी अरब के जो मुस्लिम शासक थे, इन्होंने क्या किया? 1717 ईस्वी तक सिंध पर अपना विजय हासिल कर लिया था। इससे पहले इन्होंने तमाम आक्रमण किए थे। अब बात करते हैं इसके आगे। 1717 तक क्या हुआ? 1717 तक जो अरब या थे, ठीक है, यानी अरब के जो आक्रमणकर्ता थे, अरब के आक्रमणकर्ता थे, या फिर इन्होंने क्या किया था कि जो सिंध था, सिंध, सिंध पे विजय हासिल कर लिया, सिंध पर विजय प्राप्त कर लिया, सिंध पर विजय प्राप्त कर लिया। इससे पहले इन लोगों ने तमाम आक्रमण किए थे जो असफल रहे थे। और अगर बात की जाए इसी क्रम में, तो इन्होंने सब क्या किया था? जैसे जो मुंबई का क्षेत्र था, जो उस समय का मुंबई का क्षेत्र था, वहाँ पे क्या किया था कि इन्होंने यहाँ के जो मुस्लिम शासक थे अरब के, इन्होंने क्या किया था? मुस्लिम नाविक अभियान भी किया था। यानी इन्होंने अपनी नौसेना के माध्यम से यहाँ पे आक्रमण करने का प्रयास किया था, अभियान किया, ठीक है, अभियान किया था। अगर इसके आगे बात की जाए कि सबसे पहला जो अरब था, ठीक है, यानी जो अरबियन थे, इन्होंने भारत पे आक्रमण किया था, तो उसमें सबसे पहले की बात की जाए तो मोहम्मद बिन कासिम जो था, उसने देवल पे अभियान किया था। इसके आगे क्या कहते हैं? अगर बात की जाए कि सबसे पहले मुसलमान आक्रमण किसने किया था या अरब आक्रमण किसने किया था, तो वो कौन था? मोहम्मद बिन कासिम था। मोहम्मद बिन कासिम था।
मोहम्मद बिन कासिम था। तो सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम ने क्या किया था? 1713 ईस्वी में, 1713 ईस्वी में इसने क्या किया था? मुल्तान को जीत लिया था। मुल्तान को जीत लिया, सॉरी, ये मुल्तान है, ठीक है। मुल्तान पे विजय हासिल किया। उसके बाद में क्या किया? अगर बात की जाए कि लेन, जो एक उसमें एक राइटर थे, कौन थे? लेनपूल जो थे, अगर इनकी बात की जाए, इन्होंने क्या कहा कि जो अरेबियन आक्रमण था, ठीक है, यानी जो अरेबियन इन्वेजन था, अरेबियन इन्वेजन था, ठीक है, यानी जो अरेबियन इन्वेजन था, इसको इन्होंने क्या कहा? तो अगर बात की जाए तो इन्होंने कहा कि अरबों ने क्या किया था? विजय तो हासिल कर लिया था, ठीक है, लेकिन ऐतिहासिक और इस्लाम धर्म की घटना मात्र ही कहा जा सकता है इसको, या एक प्रभाव रहित विजय के रूप में बताया गया था। अगर बात की जाए कि सिंध विजय जो था, ठीक है, यानी जो सिंध विजय हुआ, ये जो सिंध विजय हासिल की गई, अरबों के द्वारा सिंध विजय हासिल की गई, इसका प्रभाव क्या था? सिंध विजय का क्या हुआ, का प्रभाव क्या था? तो इसका प्रभाव क्या हुआ, तो इसकी बात करते हैं। तो इसकी बात करते हैं तो क्या सबसे पहले कि जो अरब थे, ठीक है, यानी अरब यात्री जो आए, या फिर अरेबियन जो अरेबियन साइड से भारत में आए, इन्होंने भारत में क्या किया? शिक्षा ग्रहण की। सबसे पहले क्या किया इन्होंने? एजुकेशन यहाँ से पाया। किस चीज़ का एजुकेशन प्राप्त किया? तो सबसे पहले क्या किया इन लोगों ने? गणित सीखा यहाँ से, कि जब पढ़ना लिखना जानेंगे तो ही कोई काम कर सकते हैं ना। तो सबसे पहले गणित जो था सीखा। गणित में क्या सीखा? सबसे पहले नंबर सिस्टम, कि नंबर सिस्टम जैसी व्यवस्था भी कोई होती है, नंबर सिस्टम सीखा, यानी अंकन व्यवस्था, जो अंकन पद्धति, ठीक है, क्योंकि भारत की जो गणित व्यवस्था थी उस समय तक अपने विकसित अवस्था में हो चुकी थी। यानी अंकन पद्धति की बात की जाए, अंकन पद्धति, अंकन पद्धति की बात की जाए, फिर क्या कहता है? दशमलव पद्धति, यानी दशमिक, दशमिक पद्धति, दशमिक पद्धति की बात की जाए, रेखा गणित की बात की जाए, रेखा गणित, रेखा गणित की बात की जाए, इन सबको सीख कर क्या किया तुम लोगों ने? रोमन साम्राज्य में प्रचार प्रसार किया। यानी जो अरब के आक्रांता थे, इन्होंने गणित की शिक्षा प्राप्त करके और यहाँ से क्या किया? इन लोगों ने इसको रोमन साम्राज्य में इसका प्रचार प्रसार किया। रोमन साम्राज्य में, रोमन साम्राज्य में इसका प्रचार प्रसार किया, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं। तो इन लोगों ने क्या किया? ये जो ब्रह्मगुप्त थे, किसके थे? ब्रह्मगुप्त, ब्रह्मगुप्त जो थे, जो ब्रह्मगुप्त थे, इनके जो ब्रह्म सिद्धांत से, ब्रह्म सिद्धांत था, ब्रह्म सिद्धांत, और क्या था? और किसके? हर्ष का जो खंडन, खंड खाद्य जो था, क्या था? जो हर्ष का, हर्षवर्धन का, हर्ष का क्या था? खंडन, खंडन, खंड खाद्य, खंड खाद्य जो था, इस ग्रंथ का किया गया था, इन लोगों ने इन दोनों का किया गया था अरबी भाषा में अनुवाद किया। इसका क्या किया? जो अरबी भाषा था उसमें अनुवाद कर डाला, ठीक है। आगे बात करें तो इन लोगों ने क्या किया? जो अरबियन कंट्री, मतलब अरेबियन साइड से जो भारत में आए थे, या फिर भारतीय साम्राज्य जो उस समय था, क्योंकि अपनी विकसित अवस्था में ये अफगानिस्तान तक फैला हुआ था। तो अगर इस समय तक जो मुसलमान यहाँ से आए थे, ठीक है, यानी जो मुसलमान आक्रांता आए थे, मुसलमान आक्रांता जो आए थे, आक्रांता जो आ रहे थे, ये क्या किए? जो मुल्तान के साइड में थे वहां पे बस गए, और जो यहाँ पे बस गए तो उनको क्या बोला गया? इनको बोला गया करमतिया, करमतिया संप्रदाय बोला गया। क्या बोला गया? करमतिया संप्रदाय के लोग बोला गया।
ठीक है, तो संप्रदाय के लोग बोला गया, तो ये ध्यान रखिएगा। अगर यही बात की जाए कि जो भारतीय कला का अनुसरण ये लोग करने लगे, आगे क्या करने लगे, जो भारतीय यानी इंडियन इंडियन आर्ट एंड कल्चर जो था, आर्ट एंड कल्चर जो था, इसको फॉलो करने लगे, इसको मानने लगे। ठीक है, और क्या किया, जो मंदिरों की बात क्या था, यानी जो भारत में मंदिर बनते थे, मंदिर जो थे, मंदिर का जैसे मान लीजिए ये कोई मंदिर है, ठीक है, ये कोई मंदिर है, तो इसका जो गेट होता था, ठीक है, यानी जो गेट होता था, इसकी जो सजावट होती थी, इसको क्या बोलते हैं, गोपुरम बोलते थे, गोपुरम बोलते थे। तो इस गोपुरम का जो प्रयोग होता था, इसको भी क्या किया उन्होंने, अपने मस्जिदों में करना शुरू कर दिया, मस्जिदों में शुरू किया, प्रयोग करना शुरू किया गया। साथ ही साथ जो इसके ऊपर जो मकबरे बने होते थे, ठीक है, जो मकबरे होते थे, मकबरे, मकबरों, जब मकबरे होते थे तो इसका मकबरों का प्रयोग भी क्या किया गया, मकबरों का प्रयोग कहाँ किया गया, मस्जिदों में किया जाने लगा था। तो इतना चीज़ें ध्यान रखिएगा। तो आगे इसकी बात करते हैं, तो क्या है, तो ये रहा अरबियन का, जो अरबियन साइड से, यानी जो अरबों के द्वारा सिंध विजय करने का प्रयास किया गया था, इसके बारे में बात की जा चुकी है। अगर इसके आगे बात करते हैं, तो इसके आगे कौन है, जो तुर्की के आक्रमण से पूर्व भारतीय राजवंश की बात की जाएगी। ठीक है, नहीं अभी तक हमने बात किया कि जो अरबों की स्थिति क्या थी, अरबों ने कैसे भारत पे आक्रमण किया, और उस समय भारतीयों की स्थिति क्या थी, भारतीय जो रजवाड़े थे, उनकी क्या स्थिति थी, और उन्होंने रजिस्टेंस नहीं किया था। ठीक है, नहीं रजिस्टेंस जो दिया उतना तो दिया, और बाकी अपनी जगह पे तटस्थ रूप से बने रहे। और वहीं बात करते हैं कि इन लोगों पे प्रभाव क्या पड़ा, मुस्लिम जो आक्रांता थे उन्होंने क्या प्रभाव की पड़ा, तो उन्होंने भारतीय आर्ट एंड कल्चर को सीखा, भारतीय गणित व्यवस्था को भारत यहाँ से सीखा। ठीक है, तो और साथ ही साथ जो भारतीय जो ग्रंथ था उनकी अरबी भाषा में अनुवाद किया। तो इसके आगे अगर बात करें तो क्या है, तुर्कों के आक्रमण से पूर्व भारतीय राजवंश की बात की जाएगी, यानी 9वीं शताब्दी तक बात की जाएगी। ठीक है, तो 9वीं शताब्दी जो है उसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, अदरवाइज क्लास लंबी हो जाएगी, तो आप लोग बोर होना शुरू कर देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको सेशन जो है पसंद आया हो, तो आप सेशन को लाइक कर सकते हैं। ठीक है, सेशन को लाइक कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, और सब्सक्राइब कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप सेशन को लाइक करके और सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर आप अपना सपोर्ट दिखाना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करके आप सपोर्ट दिखा सकते हैं चैनल को। ठीक है, इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ेंगे और नए वीडियो में मिलते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।